वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास, जो कि हमारे चैप्टर 7 11th क्लास का टॉपिक है, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ मास को हम बहुत इजी वे में समझेंगे और इजी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, बहुत लेंथी और क्रिटिकल जो है उसमें नहीं जाएंगे। तो आई थिंक आपको तो ये समझ आएगा, बट आप आराम से देखिए इसको, क्या है, जल्दीबाजी नहीं करिए। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ मास होता क्या है पहले ही समझ लो। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी और सिस्टम, देखिए क्या बोलना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी हो सकती है या फिर कोई सिस्टम हो सकता है। ठीक है, किसका सिस्टम? ऑफ पार्टिकल, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो सकता है या फिर कोई बॉडी हो सकती है, उसके सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है। इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होता है? ए पॉइंट एट विच, एक पॉइंट है जहाँ पे होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का होल मास उस पॉइंट पे बात हो रही है। ठीक है, और ऑल द मासेस ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के जितना मास है वो अपीयर्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अपीयर्ड मतलब महसूस किया जाता है, एज्यूम किया जाता है। ठीक है, एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड मतलब माना जाता है। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में हमने 4 पार्टिकल माने, तो हम इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिजिड बॉडी है। भी रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे। ये रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी में हमारे पास 4 क्या पार्टिकल हैं, या 4 क्या है उसके पास जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 4 हमने ऑब्जेक्ट को ले रखा है, और जो कि ओ पॉइंट है, उस ओ पॉइंट से ये 4 कुछ डिस्टेंसेस पे हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट पे हैं। ठीक है, जो भी आप मानना चाहो। तो ये चारों जो है इनका कहीं ना कहीं पे हम मास एज्यूम कर लेते हैं, इन चारों को 1 2 3 4। मान लो हमने यहाँ पे उनका टोटल मास मान लिया, तो वो जो पॉइंट हमने माना है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। हमारे पास 4 पार्टिकल है तो 4 का मास मानेंगे, 8 है तो 8 का मानेंगे, 10 है तो 10 का मानेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक रिजिड बॉडी मतलब एक सॉलिड बॉडी की बात होती है मेनली। सॉलिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल हैं उन सारे पार्टिकल का मास एक यूनिक पॉइंट पे मान लिया जाता है। ठीक है, और उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास हम जो है यूज़ करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस क्या ईजी हो जाएँ। ठीक है, और जितना रिजल्ट हम सेंटर ऑफ मास की हेल्प से निकालेंगे इंडिविजुअली, अगर हम उसको सॉल्व करें, ठीक है, सिस्टम को, ठीक है, जो भी उसमें कैलकुलेशंस है, तो भी वही रिजल्ट आएगा जो कि सेंटर ऑफ मास की हेल्प से आ रहा है। ठीक है, तो ये एक आसान से कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, जहाँ से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को आराम से कर पाते हैं। अब सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है वो समझ लो। जितने पार्टिकल हैं या जितनी बॉडी के अंदर क्या है पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे क्या, जिनका अपना खुद का मास है, वो सारे के सारे एज्यूम कर ले जाते हैं कि टोटल मास हमारा एक पॉइंट पे, जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक बड़ा सा गुब्बारा है, उस गुब्बारे में हमने क्या किया, 4-5 ऑब्जेक्ट को स्टक कर दिया, चिपका दिया। तो 4-5 ऑब्जेक्ट जो हमने स्टक किए हैं, जैसे इस तरह से मान लो, उन चारों पाँचों ऑब्जेक्ट का जो अपना मास है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करते हैं, होता नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो उस पॉइंट को मानते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। ठीक है, समझ आ रहा होगा। चलिए अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर देखते हैं। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का, ठीक है, और एक m1 ऑब्जेक्ट है, एक m2 ऑब्जेक्ट है, एक m3 ऑब्जेक्ट है और एक m4 ऑब्जेक्ट है। सेंटर ऑफ मास इनकी डिस्टेंस r1 है, ये r2 है, ये r3 और ये r4 है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है कि उसकी पोजीशन है क्या एक्चुअल में। तो सेंटर ऑफ मास को r ऑफ सी एम लिखते हैं अगर r के टर्म में, एक्स ऑफ सी एम लिखते हैं अगर एक्स के टर्म में, वाई ऑफ सी एम लिखते हैं अगर वाई के टर्म में, जेड ऑफ सी एम लिखेंगे अगर जेड के टर्म में। तो आर ऑफ सी एम सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, तो हम लिख सकते हैं इसको m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सिंपल, मास इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट प्लस मास इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट प्लस मास इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट एंड डिवाइड बाई टोटल। तो करना क्या होता है, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 प्लस m4 इंटू r4 डिवाइड बाई टोटल मास। ठीक है, तो ये होता है आपका RCM। अब अगर मान लो 4 पार्टिकल है तो 4 के लिख लिया, n पार्टिकल होते हैं मान लो 100 200 400, तो हम क्या लिखते, तो उसके लिए हम लिखते कि RCM ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 डेट डेट डेस mn rn डिवाइड बाई टोटल मास जितना है पार्टिकल्स का। ठीक है, अच्छा ये जो आपका r होता है ये एक्चुअली पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ से इसकी पोजीशन होगी, यहाँ से इसकी पोजीशन होगी, यहाँ से इसकी पोजीशन होगी। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, ये हमारा z कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो हम इसको XCM भी ले सकते हैं।
YCM भी लिख सकते हैं और ZCM भी लिख सकते हैं। जैसे हम इसको RCM लिखें तो RCM को मतलब पोजीशन है, वो पोजीशन x के टर्म में है, y के टर्म में है, z में पता नहीं। लेकिन अगर हम स्पेशली x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो XCM लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो YCM लिखेंगे और z कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ZCM लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझा। रिजिड बॉडी देख लेते हैं। रिजिड बॉडी क्या है? देखिए, रिजिड बॉडी एक परफेक्ट सॉलिड बॉडी मानी जाती है जिसके पार्टिकल्स का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, चाहे वो रोटेट करें चाहे वो रेस्ट में रहें। ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन, ठीक है, में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो उसको हम कह सकते हैं रिजिड बॉडी। परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि अगर शेप और साइज में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बिल्कुल चेंज ना हो तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं। जनरली सॉलिड बॉडी ही रिजिड बॉडी में कंसीडर की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम जो है समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास को हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। हमने क्या किया, क्वेश्चन लिया, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर हुज वन वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड 4 आइडेंटिकल मासेस आर प्लेस्ड एट वर्टेक्स। क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है जिसके चारों कोनों पे क्या रखा है, आइडेंटिकल मास रखा हुआ है और इसका एक कोना जो है, एक कॉर्नर जो है वो ओरिजिन पे है। तो हमने इसको बनाया, देखिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। हमने इस तरह से स्क्वायर बनाया, इसका एक कॉर्नर कहाँ है हमारा, ओरिजिन पे है। ऐसे भी बना सकते थे और ये भी बना सकती है, बल्कि हमको एक एज कॉर्नर पे लेनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, ये भी ठीक है अपने आप में। तो यहाँ पे हमने एक एज बोलना चाहिए था क्वेश्चन में और उसने कॉर्नर बोला, तो इसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये ओरिजिन, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हमने इसको ए ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हमने इसको बी ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर इसको सी ले लिया। तो OABC हमारा स्क्वायर, इसकी साइड क्या 2 सेंटीमीटर है। RCM यहाँ कहीं होगा बीच में, पता नहीं कहाँ होगा, उसकी पोजीशन निकालेंगे। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म में निकालेंगे पोजीशन, फिर निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना होता है कि वो किस प्लेन में बना है। केवल एक्स एक्सिस की बात हो रही है या वाई एक्सिस की बात हो रही है या एक्स और वाई दोनों की बात हो रही है या फिर एक्स वाई जेड तीनों की बात हो रही है। ठीक है, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना होता है। तो चलिए देखिए, ये मास हो गया m, ये मास m m m, चारों पे आइडेंटिकल मास है। कोऑर्डिनेट लेते हैं, ओरिजिन पे 0 0, इसके बाद यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे तो 2,0, यहाँ कंसीडर करेंगे तो 0,2 और यहाँ कंसीडर करेंगे तो 2,2। ये सब आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब हमने इसको x1/1 ले लिया, इसको x2/2 ले लिया, इसको x3/3 ले लिया, इसको x4/4 ले लिया। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करनी से, RCM लिखा था हमने m1 r1 प्लस m2 r2, उसी तरह से x के टर्म में लिखेंगे। तो XCM क्या हो जाएगा हमारा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइड बाई टोटल मास। YCM क्या लिखेंगे, m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 प्लस m4/4 डिवाइड बाई टोटल मास। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ को रखें, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होना है। वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं और फिर इसको देखते हैं कितना आएगा। तो XCM कितना आएगा, m/0, x1 की वैल्यू 0 थी, प्लस m/2 है ना, x2 की वैल्यू 2 है, प्लस m/2 यानी x3 की वैल्यू 2 हमारी, प्लस m/0, x4 की वैल्यू 0 है। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल मास m प्लस m प्लस m प्लस m। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो ये 4m कैंसिल आउट हुआ, बनाया। XCM तो हमारा बना गया। ठीक है, YCM निकालते हैं, m/y1 की वैल्यू 0 प्लस m/y2 की वैल्यू 0 है, हमारे जो डायग्राम बना हुआ है, प्लस m/2 y3 की वैल्यू क्या हमारी 2 है, प्लस m/2 y4 की वैल्यू क्या थी हमारी 2 थी। यहाँ टोटल मास आ गया 4m/4m, ये भी बना गया। XCM की वैल्यू बना गई, YCM की वैल्यू आ गई। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, XCM YCM 1,1। तो यहाँ पे जो हमने RCM निकाला है वो इन टर्म्स ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होता है कि वो जो हमारे पास डायग्राम आ रहा है वो किस प्लेन का है, XY प्लेन का है, YZ प्लेन का है, फिर ZX प्लेन का है, उसके साथ हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सिंपल फार्मूला है m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस m4 इंटू x4 डिवाइड बाई टोटल मास। x है तो x, y है तो y। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, जो कि मोशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि मान लो एक बॉडी अभी तक तो रेस्ट में थी, अब मूव कर रही है, जैसे व्हील मूव करता है। ठीक है, तो मूव कर रही है, तो जो पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो सेंटर ऑफ मास के टर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए क्या होता है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स एज इफ ऑल द मासेस ऑफ सिस्टम वाज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सही बात है, एज्यूम किया रहा है। एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस वर अप्लाइड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वहाँ पे सारे के सारे फोर्स क्या कर लिए जा रहे हैं, एज्यूम कर लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो
ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और ये पॉइंट है जहाँ पे सारे के सारे फोर्स लग रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका। तो वही बात हो रही है कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है उस पर क्या हो रहा है, सारे के सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको एक्यूरेट मिलेगा। तो अब बात हो रही है कि जितने पार्टिकल है इसके अंदर उनकी वेलोसिटी जो है अपनी अपनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी की बात करें तो कितनी होगी, उसके लिए देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, हमने इसको वी ऑफ सी एम लिखा, ठीक है, जैसे वहाँ पे एक्स सी एम बाई सी एम था, यहाँ पे वी ऑफ सी एम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 mn bn एन प्लस टोटल ऑफ मास। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपको पोजीशन की जगह वेलोसिटी लेनी है पार्टिकल्स की। तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एन जितनी पार्टिकल है m1 bn डिवाइड बाई टोटल मास, ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक टर्म होता है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। देखिए v क्या होता है, v होता है आपका लीनियर वेलोसिटी, r क्या होता है रेडियस ऑफ सर्किल, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। इसको समझते हैं। लीनियर वेलोसिटी का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो लीनियर है, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब है रोटेशनल वेलोसिटी। अब ये कैसे समझ आ रहा होगा, देखो जैसे हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, और ये रेडियस ऑफ सर्किल r में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेट वेलोसिटी होती है हर पॉइंट पे, ठीक है, ये तो होती है उसकी लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, और ये जो रोटेशनल वेलोसिटी है ये होती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि हमारा टर्म है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़ को देखते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का क्या मतलब, एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, बैलेंस कब होती है, उसका मतलब समझते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात होती है इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होता है कि अगर एक बॉडी है, उस बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है, चाहे वो स्टैटिक कंडीशन में या फिर डायनेमिक कंडीशन में, अगर उस पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स अगर जीरो है बॉडी पे, ठीक है, रिजिड बॉडी पे, तो हम कहते हैं कि वो जो उसका इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस कंडीशन है, वो कौन सी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ध्यान क्या रखना आपको, टोटल फोर्स ऑन रिजिड बॉडी इज इक्वल टू जीरो, देन इक्विलिब्रियम विल सेड टू बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि वेक्टर सम ऑफ द टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी, कि जितना टॉर्क लग रहा है, टोटल टॉर्क रिजिड बॉडी, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फोर्स तो आपको समझ आता है, टॉर्क का देख लो, टॉर्क का मतलब होता है एक तरह से कि मान लो ये कोई फोर्स ऑफ कपल लग रहा है, ठीक है, इस तरह से, और ये कोई रोटेशन पॉइंट है जहाँ इसके अराउंड रोटेट कर रहा है ये, तो ये डिस्टेंस यहाँ से मान लो r है, ठीक है। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये एक पोजीशन है, एक पोजीशन यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बंधे हैं, यहाँ इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से इनकी डिस्टेंसेस क्या है, r और r है। तो टॉर्क का मतलब होता है एक तरह का रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। क्या है देखिए, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। तो टोटल टॉर्क अगर जीरो है तो क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टोटल फोर्स अगर जीरो तो क्या होगा हमारा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ये था आपका सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड थोड़ा सा इसमें हमने इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी की बात की है। सो आई होप आपको समझ आ रहा है हमको टॉपिक, ठीक है। हमने सिंपल वे में समझाने की कोशिश की, बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं किया है। इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो शेयर करो, बाकी बच्चों को हेल्प मिले, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।